अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो रिहाई हुई है उसका क्या असर होगा जो केसेस अभी तक उनके ऊपर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अब पार्लियामेंट के अंदर तो आ गए हैं और आ जाएंगे। ये जानना ज़रूरी है कि क्या उनकी जो सियासत है वो महाजराई की होगी या मुफाहमत की होगी। हमारे साथ हैं आज इजाज़ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन करी हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम लीडर हैं और हमें कराची से ज्वाइन करी हैं। इधर लाहौर से हमारे साथ हैं आबिद साकी साहब, माहिर कानून हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और एक बार लीडर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अमजद परवेज साहब, शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं और नैब लॉ में वो महारत रखते हैं। सबसे पहले अमजद परवेज साहब आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइए कि किस बिना के ऊपर आज अदालत ने आपके क्लाइंट शहबाज शरीफ साहब को रिहाई दी है और जमानत दी है दो केसेस के अंदर? जो हमारे सामने आया वो ये था कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल जो है उसमें सरकार को कोई माली नुकसान नहीं हुआ और ना ही मियां साहब ने कोई माली जो फायदा है वो उससे लिया है, बल्कि मियां साहब के दौरे हुकूमत में ही उस कंपनी का जो ठेका था, जिस कंपनी के साथ मिली भगत का इल्जाम है मियां साहब पे, मियां साहब की ही सरकार में किसी भी फोरम पे किसी भी तरह की कार्रवाई के शुरू होने से 6 माह पहले कैंसिल कर दिया गया था। तो लिहाजा जब एक ठेका ऐसा था जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक धेला अदा नहीं हुआ, 1 इंच जमीन सरकार की ट्रांसफर नहीं हुई और फिर वो ठेका कैंसिल भी हो गया, और कैंसिल भी उस वक्त हुआ जब किसी भी फोरम के सामने किसी तरह की कोई जो है वो कार्रवाई पेंडिंग नहीं थी। इन हालात वाकयात में मियां साहब के बारे में कोई इल्जाम लगाना जो है वो बादी नजर में एक अब्स इल्जाम है। और जहां तक रमजान शुगर मिल की बात है, तो रमजान शुगर मिल का जो वो स्लज कैरियर है जिसे हम गंदा नाला कहते हैं, वो उस वक्त के मुतलका एमपीए की दरखास्त पे, जैसे दीगर जो नुमाइंदे हैं आवाम के, वो जो चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करते हैं अपने अपने इलाकों की बहबूद के कामों के लिए, ऐसे ही एक बहबूद का वो प्रोजेक्ट था जो मियां साहब के पास उस इलाके के एमपी ने तहरीरी दरखास्त दे के मंजूर करवाया। वो जो मियां साहब की मंजूरी थी वो बाद एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था पंजाब गवर्नमेंट का, उसके एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनी, कैबिनेट के सामने पेश हुई, असेंबली ने उसे पास किया। तो इन हालातों मगर ये बताइए अमजद साहब कि ये जो रमजान शुगर मिल्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है, वो हमजा शहबाज हैं, तो हम क्या समझें कि अब शायद हमजा शहबाज साहब के इर्द गिर्द भी जो घेरा है वो तंग होगा? देखिए, इस केस में हुआ ये था कि मियां साहब जो हमजा शहबाज हैं उन्होंने एक कुछ अरसा पहले इस तरह के खदशे का इजहार करते हुए अदालत आलिया से रजू किया था जमानत के लिए। तो उस जमानत की कार्रवाई में नैब ने आके ये कहा था कि इनकी गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है। तो फिर उनका केस जो था उसको हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, नैब को ये हिदायत देके कि अगर कभी इनकी कोई गिरफ्तारी आपको मतलूब होगी तो आप इनको 10 दिन का प्रायर नोटिस देंगे ताकि ये हमारे पास दोबारा आके अपनी कानूनी चाराजोई कर सके। तो बजाहिर तो ये लगता है आज भी नैब के जो वकला थे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, बल्कि उनका मौकफ ये था कि वो ताउन कर रहे हैं तफ्तीश में, तो अभी तक तो उनकी जो गिरफ्तारी है उसकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही, ये उनका मौकफ था। ठीक है इजाज चौधरी साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने ये आज कह दिया कि शहबाज शरीफ की रिहाई से कौम पर मनफी असर पड़ेगा। आप लोग तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम अदालतों की जो भी फैसले होते हैं उनका एहतराम करते हैं, तो आपको लगता है कि इस फैसले का भी एहतराम करना चाहिए था आपकी पार्टी को, फवाद चौधरी साहब को? जी बहुत शुक्रिया मनीज़े। मैं ये समझता हूँ कि आपने आखिरी फिक्रा अमजद परवेज साहब का सुना है। उन्होंने कहा कि नैब ने ये कहा कि अभी हमें इनके ये मतलूब नहीं है। चुनांचे जो बेल मैटर होता है ना, ये समझ लेने वाली बात है कि ये जज की डिस्क्रिशन होती है और केस अभी पेंडिंग है। पर समझता हूँ कि ऐसे जितने भी फैसले हुए हैं जिसमें नून लीग के अफराद को रिलीफ मिला है, उससे इनका कम से कम अदालतों के ऊपर कुछ यानी ईमान हो गया है और इत्मीनान हो गया है।
वरना तो ये आपको याद है कि पूरे जजेस के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बर्पा किए हुए थे। तो चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि अदालती निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए, और हम भी यही समझते हैं कि जो भी फैसला आया है अदालत का फैसला है, और फैसला भी अभी डिस्क्रिशनरी मैटर जो जज साहब का उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े से बड़ा हीनियस क्राइम भी हो तो उसकी भी बेल हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और आइंदा आने वाले वक्त में केस जब चलेगा तो उस वक्त केस के मेरिट्स डिस्कस होते हैं। जितने बड़े वकला हैं वो ये कहते हैं कि बेल के वक्त ये चीजें ज्यादा जेर बहस नहीं लाते ताकि केस के मेरिट्स जो हैं वो बेवक्त सीज ना हो जाएं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बेल हो जाना बेल हो जाना ये एक यानी अदालती तरीकाकार है और जज की मर्जी के मुताबिक होता है। केस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये आपने अहम बात की है और आपने बड़े वकला की बात करी है। आबिद साकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, जिस तरह एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि बेल हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे केस के ऊपर असरअंदाज बात हो जाएगी। केसेस तो अपनी जगह हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि बेल होती तब है जब अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रियामा फेशी बादी नज़र में सफिशेंट मटीरियल नहीं है और ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है जिससे ये 100% इंश्योर किया जा सके या रियलाइज़ किया जा सके कि ये शख्स जो है इसने ये जुर्म किया है। जब वहाँ डाउट की कैफियत होती है, एविडेंस डेफिशिएंट होती है, इनसफिशिएंसी ऑफ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल होता है, तो फिर उसकी बुनियाद पे कोर्ट ये ओपिनियन फॉर्म करती है प्रिमा फेसी कि इसके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। बाकी मामलात जो हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कंक्लूड होंगे, लिहाजा हम समझते हैं कि इसको बेल आउट किया जाए। तो मैं समझता हूँ बेल आउट होने का मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन के पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं था जिसकी बुनियाद पे वो मुलजिम का उस जुर्म के साथ ताल्लुक साबित कर सके, और इसकी बुनियाद पर बेल होती है। और ये तस्वर मेरा ख्याल है बेमानी है कि बेल का ट्रायल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उस हद तक कि सम टाइम बेल होने के बाद कन्विक्शन भी हो सकती है, एक्विटल भी हो सकती है। लेकिन एक तासर जो वाजे होता है वो ये है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं था मुलजिम के खिलाफ उसको जुर्म के साथ कनेक्ट करने का, जिसकी बुनियाद पर फिर बेल हो जाती है। शला रजा साहिबा, आज जो शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई है, जिस तरह के आबिद साकी साहब कह रहे हैं कि शायद नैब के पास वो सफिशिएंट मटेरियल नहीं था जिसके तहत वो केस आगे चलाएं, तो अब जब वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो आपके क्या उम्मीद है? आप भी उनके साथ हैं ऑपोजिशन में, क्या सियासत होगी मिहाजा राय की या मुफाहमत की? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं PMLN को मुबारकबाद देती हूँ कि एक शहबाज शरीफ साहब जो कि हर पेशी पे जा रहे थे और हर तरह से मौजूद थे, कहीं बाहर जाने का भी प्लान नहीं किया था, जिस तरह से वो गिरफ्तार हुए और जितनी हाइप क्रिएट की गई उनकी गिरफ्तारी से लेकर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेल हुई और अल्लाह सबके साथ इंसाफ करने वाला है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक उनकी अचीवमेंट है। और जो दूसरी बड़ी बात है जिसको आज किसी भी चैनल ने डिस्कस नहीं किया, वो मैं समझती हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो नए आए हैं उन्होंने ये कहा था कि उनके फैसले ज़रा लोगों को मुख्तलिफ लगेंगे। तो जो मेमो गेट को उन्होंने निकाल के फेंका है इस केस को, वो बहुत ही, और उसमें जो रिमार्क्स हैं कि रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि किसी भी शख्स के, और एक वो शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं हो, और जो कि हम सब समझते हैं कि वुमेन रेसलिंग की जो है वो कमेंट्री करता हो, उसकी बुनियाद पे इस तरह के केसेस आए और उसके 7-8 साल से कोई उसके कंप्लेनर ना हो और वो हमारी अदालतों में पड़ा हो। और मैं हैरान हूँ कि सिर्फ नाम बदल जाने से एक ही चेयर पे से किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, और अल्लाह करे इस तरह बहुत सारे केसेस जो हैं वो जल्दी हों, और जो ऐसे नहीं हैं उनको भी हटना चाहिए। अब बात आई शहबाज शरीफ के बाद। देखिए, शहबाज शरीफ जो हैं वो एज चेयरमैन PAC
अपना काम कर रहे थे। और जो बैकलॉग है, वैसे तो ये करंट डिस्पेंस पे होता है, बैकलॉग पे कुछ कमेटीज़ भी बनाई गई, जिसमें अगर आज का ही अखबार को मैं देखूं तो उसमें इनकम सपोर्ट फॉर्म के 70 अरब रुपए के अलावा 19 ग्रेड के 19 लोगों की गाड़ियां देने के बजाय उन्हें पैसे दिए गए। ये सब चीज़ अकाउंटेबल हो रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि पीएसी तो अपना काम कर रही है स्टैंडिंग कमेटी। अब हुकूमत का काम है कि वो बिजनेस लाना, और हुकूमत को अच्छा बिजनेस लेकर आना चाहिए। अच्छा बिजनेस जब आता है तो उसके लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ही आ जाते हैं। इसके ऊपर बात बाद में करेंगे, मगर इजाज चौधरी साहब, जिस तरह शैला रजा साहिबा ने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया और कहा कि शायद अदालतें सही सिफ्त में जा रही हैं, सही डिसीजंस हो रही हैं, एक मुख्तलिफ माहौल हमें देखने को मिला है। हैविंग सेड दैट, जो नैब का लॉ है उसके ऊपर आपने एक कमेटी भी बनाई हुई है कि उसके अंदर तरमीम होगी। क्या आप लोग अब भी समझते हैं कि नैब के कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पे कहाँ खड़ी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो मुतअद्दिद दफ़ा इससे पहले कहा जा चुका है कि नैब के जितने कवानीन हैं उनके अंदर सब लोग ज़रूरत महसूस करते हैं कि कुछ बेहतरी लाई जाए। हालांकि ये कानून भी कोई नया नहीं है, 20 बरस हो गए इसके ऊपर अमल दरामद होते हुए, और जो कानून इतने लंबे अरसे के लिए ज़ेर इस्तेमाल हो उसके अंदर कमियां ख़त्म हो जाती हैं। अलबत्ता इसके बावजूद ये समझा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ओपन है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कोई कमेटी इसके ऊपर गौर कर ले और उसके बाद जो इसके अंदर कोई ऐसी खामी है उसे दूर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे ज़हन में यह है कि अगर प्ली बार्गेन हो और किसी को बस छुट्टी मिल जाए, वो कुछ हिस्सा पैसों का यानी इसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत बार स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं, मगर मुझे ये बताइए कि अभी खबर आई है कुछ घंटे पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिन्ना अस्पताल मूव कर दिया जाएगा, बात हो रही है डील की। क्या आप समझते हैं कि अगर उनको भी बेल हो जाए तमाम केसेस के अंदर, तो अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहें तो उनको इजाज़त होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को भी इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं, चूँकि वो ECL पे नहीं है इस वक्त? देखिए, मैं तो बिल्कुल पूरी तरह कायल हूँ इस बात का कि एहतसाब का निज़ाम जो है वो एक रास्ती बोर्ड चलना चाहिए, नंबर 1, सबके लिए यकसा होना चाहिए। और इसलिए मैं अगर अदालतें कोई फ़ैसला करती हैं तो उसके ऊपर एतबार करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का तो पहले रोज़ से ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें, और बिलखुसूस इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए, अदारे भी आज़ाद हैं, अदालतें भी आज़ाद हैं। जो वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला समझेंगी वो करेंगी। हम उसके ऊपर यानी कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार ना हमने किया ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा करेंगे। अलबत्ता माजी आपके सामने है दूसरी सियासी जमातों का, इसलिए यानी अगर माजी में नहीं जाते, चूंकि वो एक तवील बहस हो जाती है। मगर चूंकि आबिद साकी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट मैं वैसे एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे एक मिनट बने, मैं ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिसमें बेल हो जाती है और बाद में कन्विक्शन भी हो जाती है। इसलिए मैं आबिद साहब की साहब ने जो फरमाया कह चुके हैं ना, इस पे तो कोई नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, नहीं करता। ठीक है, वो बात आप कह रहे हैं, वो बात हम समझ गए। मगर आबिद साकी साहब, आपके बार रूम्स के अंदर मुझे पता है बड़ी पॉलिटिसाइज्ड बार है। आप लोग क्या समझते हैं कि इतने अरसे दराज से ये जो एहतसाब का मामला चल रहा है, क्या जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, या जिस तरह के PTI बार बार कहती है कि नहीं जी हम तो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड चाहते हैं, आपकी जो वकला बरादरी है उसके ऊपर कोई यूनानिमस व्यू है इधर? नहीं, देखिए, यूनानिमस व्यू तो लॉयर्स का हो नहीं सकता, मेरा ख्याल नहीं हो सकता, उनकी डाइवर्सिटी ही उनकी ताकत है। लेकिन इसमें मेरी अपनी जो इंडिविजुअल ओपिनियन है वो मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे मुल्क की जो तारीख है इस पे अगर आप देखें तो रिजीम चेंज के बाद जब भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होता है तो उसके बारे में एक पब्लिक परसेप्शन जो होती है कि ये रिवेंजफुल एक्टिविटी है, पब्लिक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये रिजीम चेंज के बाद एक साइकिल ऑफ विक्टिमाइजेशन अंडर द गॉब ऑफ अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाता है। और अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ खोला जाता है। जब जरूरत पड़ती है सियासतदानों को अकाउंटेबल करके उनको परसिक्यूट करना शुरू कर दिया जाता है। मगर अब तो अलीम खान साहब को भी ये पकड़े हैं ना, दोनों तरफ से पकड़े जा रहे हैं। दोनों तरफ से पकड़े जाने चाहिए, जहां जरूरत महसूस है लॉ को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। लेकिन सवाल मैं तासुर की बात कर रहा हूँ
कि तासुर ये होता है कि जब रजीम चेंज होती है तो पता चलता है कि अब जो ताकतवर लोग आ गए हैं, इन्होंने अब अपने मुखालफीन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी लॉज मौजूद हैं, जितना भी ओप्रेसिव मेथोडोलॉजी है अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उसको करते हैं। फिर अल्टीमेटली लोग लंबे अरसे तक वो प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस से होकर निकल भी आते हैं, कुछ को कन्विक्ट हो जाते हैं। अब आप देख लेंगे हमारे मुल्क में जुडिशियल डिसीजंस के अंदर एक्विटल रेट की रेशो क्या है और कन्विक्शन की रेशो क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। उसका नतीजा ये है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं होती, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना कमजोर है, रोल उस तरह प्ले नहीं कर सकती और नतीजतन ऐसी खामियां रह जाती हैं जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत के पास जाहिर है और कोई चाराकार नहीं है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट तो अल्टीमेटली मुल्ज़म को ही जाना है, वो प्रोसिक्यूशन तो कम से कम आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पहले पुख्ता करें। असल में ये है कि स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट हो और किसी के साथ विच हंटिंग ना हो, किसी को फॉल्स इम्प्लीकेट ना किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से मामला चले, और तो फिर मेरा ख्याल है कन्विक्शन भी इंश्योर हो जाएंगी। और अगर ये तरीका होगा तो फिर मासूम लोग जो हैं कम से कम उनको ये इंसाफ की कुर्बान गाह पर नीलाम नहीं करने दिया। ठीक है, अभी हमने इधर लेना एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद नाजरीन, आज आप सबको मालूम है कि वैलेंटाइंस डे है। पाकिस्तान में वैलेंटाइंस के ऊपर भी सियासत हो रही है, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। आबिद साकी साहब, जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में इस नौयत का केस लिया, क्या इस नौयत का केस लेना चाहिए अदालतों को कि नहीं लेना चाहिए, चूंकि इधर फंडामेंटल फ्रीडम्स यानी बुनियादी इंसानी हुकूक का सवाल है? मेरी राय में तो खैर शौकत अली सिद्दीकी साहब एक विम्सिकल डिसीजंस करने में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। अब वो बेंच पे नहीं है, बड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े एहतराम के साथ अर्ज करूं, और उनका एक अपना मजहबी माइंडसेट भी नोन टू एवरीवन था कि वो एक ख़ास सोच और ख़ास नुक्ता नज़र के बैकग्राउंड से वो जुडिशरी में आए थे और उन्होंने उसको अपनी ज़ाती जो उनकी मजहबी तरजीहात हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसले फरमाए। मैं समझता हूँ ऐसे फ़ैसले अगर फरमा भी दिए जाएं, जैसे कि शौकत सिद्दीकी साहब ने फरमा दिया, तो आप अगर मोहब्बत के इजहार पर और फूल पेश करने की रिवायत पर अगर इस तरह की पाबंदियाँ और कदगने आयद करते हैं तो मैं समझता हूँ ये तो खुद एक बीमार जहनीत की अलामत है, ये रवैया जो है। अब इस बारूद की बू से भरे हुए मुआशरे में, नफ़रतों की आगोश में पले हुए मुआशरे में और इतनी शदीद जो कशमकश का अहद चल रहा है, इसमें बाइफरकेशन और पोलराइजेशन है, तो इसमें अगर कोई एक शख्स इजहार मोहब्बत के लिए किसी को फूल पेश करता है या अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो इससे कौन सी ऐसी तहजीबी बुनियाद है जो मुनहदम हो रही है इनकी, और कौन सा किस बुनियाद पर ये लर्जा बरंदाम हो रहे हैं घर बैठे हुए? जो सवाल ये है कि ये बीमार जहनीत की अलामत है। मुआशरे खुले मुआशरे ज़िंदा रहते हैं, सुखड़े हुए मुआशरे कैदो बंद वाली ज़हनी कैफियत के साथ इंसान जो है वो उसकी मगर आबिद साकी साहब, शला रजा साहिबा भी कराची में बैठी हुई हैं। कई लोगों ने जिस तरह के कराची के अंदर भी सिस्टर डे बनाया, हया डे भी बनाया, फिर हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर इकबाल जफर साहब हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, आज उन्होंने सिस्टर डे बनाया। ये बताइए प्रोफेसर साहब कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या मजबूरी थी, किस तहत आपने ये सिस्टर डे बनाया, इसके पीछे क्या जवाब था? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका फराहम किया मुझे बात करने का। दरअसल ये बात कुछ शुरू इस तरह हुई थी कि एक माह पहले कुछ दोस्त अखबार नवीस तशरीफ लाए मेरे पास और उन्होंने पूछा कि यूथ को आप किस तरह एंगेज कर सकते हैं मस्बत सरगर्मियों में। तो क्योंकि आजकल बड़ा खासा वो 5th जनरेशन वॉर के हवाले से बात होती रहती है कि यूथ को एंगेज किया जाना चाहिए। तो बेसिकली मेरा नुक्ता नज़र ये है कि डेमोक्रेटिक कोई भी मुआशरा हो उसमें हर एक बंदे को अपना हक है बात करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उसको किसी के ऊपर भी मुसल्लत नहीं की जानी चाहिए कोई चीज। तो इसलिए यूथ के हवाले से जब बात होती है तो यूथ का एक अपना माइंड सेट है, लेकिन उसकी वक्त गुजरने के साथ साथ तालीम के साथ जो हम तरबियत का पहलू है हम उसको मिस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियां बात मुख्तसर मैं आपसे करना चाह रही हूँ प्रोफेसर साहब, सिर्फ ये बयान कीजिए कि क्या वैलेंटाइंस डे के आप खिलाफ हैं या आप समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए ये भी सबको इजाजत है मनाने की?
नहीं जी, मैं समझता हूँ कि वैलेंटाइन डे की मुखालफत या मुआफ़क़त की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे कल्चर में जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से हमें अपने कल्चर को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं, जो माशरे में ऐसे तबकात हैं जो को वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं, अगर उनकी वैल्यू उनको इजाज़त देनी चाहिए तो उनके ऊपर मुसल्लत हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम काउंसलिंग का हक तो रखते हैं लेकिन किसी भी चीज़ को मुसल्लत नहीं किया बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शला रजा साहिबा, मगर दूसरी तरफ हमने देखा कि सुन्नी तहरीक ने एक जुलूस भी निकाला और जुलूस के अंदर उन्होंने जो स्लोगन्स उठाए हुए थे वो ये थी, वैलेंटाइन डे बेहयाई फहाशी इंजाम जहन्नुम। अब मुझे ये बताइए कि जो फैसले निकले कोर्ट रूम से उसका असर तो हुआ और हमारे टीवी चैनल्स ने भी बड़ा सहम के पैकेजेस भी नहीं चलाए, तो आप क्या समझती हैं कि इजाज़त होनी चाहिए जो जैसे चाहे दिन को बनाए? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे वालिदैन दूसरे अतराफ़ में जो मेरे बुज़ुर्ग फिर रहे हैं उनसे ज़्यादा मुझे इसलिए उनसे मुझे मोहब्बत है, इसलिए मुझे अज़ीज़ हैं। तो ये जो मोहब्बत का लफ्ज़ है, आप इसको ज़िंदगी से निकाल कर नहीं फेंक सकते, ये हर फॉर्म में मुक़द्दस है। और अगर हमारे यहाँ इतना, मैं पहले ही मुझसे पहले कह चुके हैं कि बारूद भरे माशरे में जो कमी है वो मोहब्बत की है। और हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कल को हम वो रस्में शुरू कर देंगे कि जिससे हम कहें कि ये बहन बन जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। देखिए, जिसको जो बहन है वो बहन ही है, और मेरे वालिदैन ने हमेशा ये समझाया और मैंने हमेशा इस पे यकीन किया कि सगे भाई के अलावा मेरा कोई भाई नहीं है। और दुनिया में औरत जितने धोखे खाती है वो इस तरह के सगे रिश्तों को जब वो बना लेती है कि फ़लाँ मेरा भाई है, फ़लाँ मेरे जैसा है, उससे खाती है। तो हर एक को अक्ल है और मैं यही समझती हूँ कि हमें जो दुनिया में भेजा गया है वो मोहब्बत ही फैलाने के लिए भेजा गया है। इबादत के लिए फरिश्ते भी बहुत थे, लेकिन जब हमें नीचे भेजा गया तो उसमें इमोशंस डाले गए और इमोशंस में मोहब्बत को गालिब इमोशन और पॉजिटिव कहा गया और नफ़रत को गलत कहा गया। और फिर जितनी भी हिस्ट्री उठाएं उसमें यही आपको नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ नफ़रत अंगेज अमल थे उनको जो है वो बुरा कहा गया, और जहाँ जहाँ मोहब्बत आमेज अमल थे उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। नहीं, यकीनन ये बात आपकी सही है और उसके ऊपर बहुत सारी पोइट्री, नज़में लिखी गई, अफसाने लिखे गए। इजाज़ चौधरी साहब, ये बताइए कि इंसाफ की हुकूमत के अंदर क्या लोगों को इजहार राय, अपनी मोहब्बत का इजहार करने की इजाज़त है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो असल मौजू है जो आपने आगाज़ किया, मोहब्बत की मुखालफत या उसका इजहार, मेरा ख्याल है कि 365 दिन आप ये कर सकते हैं और ना इसकी कोई मुखालफत करता है और ना इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाता है। और जिस तरह किसी को एक दिन मनाने का हक है, किसी को हया डे या सिस्टर डे या दूसरी बात भी तो कहने का हक है, तो चुनाचे यानी वो 365 दिन ही है। हया भी 365 दिन है, 365 दिन ही मोहब्बत है, 365 दिन ही अपनी रवायात के साथ ज़िंदा रहना है। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हर कौम और हर मज़हब की और दीन की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अक़दार होते हैं, ठीक। असल और वो कौमें मुस्तहकम तभी रहती हैं कि वो अपने अक़दार के साथ और अपनी वैल्यूज़ के साथ ज़िंदा रहें। मोहब्बत कहीं कहीं निगेशन इस सारे बातचीत में मोहब्बत की नहीं होती। कतई नज़र इससे कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने क्या फ़ैसला किया, हम एक ऐसे मुआशरे को परवान चढ़ाना चाहते हैं इंसाफ की हुकूमत में कि किसी के ऊपर कोई दबाव न डाला जाए, इंसानों के लिए अपना एक्सप्रेस करना आजाद हो। नहीं तो लेकिन फिर मैं आपसे सीधी बात करूंगी ना, वैलेंटाइंस डे बनाने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए ना, इसका ताल्लुक आप इजाजत के साथ रखें ही ना। जिसका दिल करता है, जिसके पास वसाइल हैं, जाहिर है ये हमारे यहाँ का जो बहुत अमीर कबीर तबका है वो ये काम करता है। किसी गरीब आदमी की तो रोटी पूरी नहीं होती, उसके तो अपने ज़िंदगी के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, वो उसको तरजीह में रखता है। अलबत्ता हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन आप याद रखिए कि जो आइन हमें इजहार राय की आज़ादी देता है वो कुछ पाबंदियाँ भी लगाता है। आर्टिकल 30, 31, 32 ये सारी हमें बताते हैं कि हमारे मुआशरे की एक हदूद व क़यूद हैं। बस मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को कहना है
तो वो यही है। इसके अच्छा, अलावा ये... मैं ये समझता हूं कि अगर कोई कुछ भी मनाना चाहता है वो मनाए, लेकिन अपने दीनी और कौमी अक़दार का ख्याल रखे। ठीक है, ये अच्छी तजवीज़ है। इसके ऊपर वक्फा हमें तो इन मौज़ूआत पे बात वापस एक मिनट में बात करनी चाहती। जी 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 शैला साहिबा। वेलकम बैक नाजरीन, वैलेंटाइंस के ऊपर बात हो रही है। शैला साहिबा, बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं लेना चाह रही हूँ। ब्रेक से पहले एजाज चौधरी साहब ने कहा कि वैलेंटाइंस डे जो है वो अमीरों के चोंचले हैं। नहीं, देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत तो अमीर और गरीब सबका, जिसके पास ये जज्बा अल्लाह ताला दे दे उस का अल्लाह ताला की तरफ से ये हम कहेंगे कि तोहफ़ा है कि जिसके दिल में मोहब्बत के जज्बात दे दे, वरना हर तरफ इब्लीस और फिरौन घूमते फिर रहे, नफ़रत के कह सकते हैं कि नफ़रत के बोझ उठाए। असल बात यह है कि हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम इस पर बात करें कि जहेज़ नहीं होना चाहिए। फंक्शंस जो रिलेटेड होते हैं मैरिज से, मेहंदी वगैरह, हमें इनका खात्मा करना चाहिए। और हम तो सालगिरह भी मनाते हैं, बड़े बड़े केक भी लाते हैं, हम उन पे बात नहीं करते। जहाँ पे सुई अटक जाए वहाँ पे हम चले जाते, जहाँ पे हमारी सुई अटक जाए वहाँ पे हम बात करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा कोई भी काम जिससे किसी को नुकसान ना हो रहा हो, किसी का दिल ना दुख रहा हो, उस पे हमें एतराज नहीं करना चाहिए। कल हम कहेंगे ये वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न आप जबान भी सीखते हैं। आबिद साकी साहब भी कुछ बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो शैला रजा साहिबा, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी पहली दफा वैलेंटाइन इस साल मनाया गया है। क्यों आबिद साकी साहब? जी जी, मैं वो एक लेके आया। अब तो वहाँ दुबई में मंदिर भी बन गया है और मोदी वहाँ पे जाएंगे। खैर मंदिर नहीं, वो हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं। जी जी आबिद साकी, मैं यूएई की बात कर रही हूँ। जी 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 आबिद साकी जी, आप मुनीज़े, आपने जो ये बात की सऊदीया में, तो मैं लेके आया हूँ उसमें जो अहमद कासिम अल गामदी हैं, वो फॉर्मर चीफ ऑफ द रिलीजियस पुलिस थे। उनका एक एडिक्ट है जिसको फतवा कहते हैं, या आप उनकी मजहबी राय कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इस्लाम में ये इसकी कतन कोई ममानियत नहीं है कि आप वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट ना करें, और ना इसका कोई इसी किसी और तहजीब के साथ तसादम की सूरत बनती है। ये मेरे पास काफ़ी पड़ी है जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये कह दिया। एक तो ये बात है कि जहाँ, क्योंकि हम उधर से आए हुए हर फतवे को तस्लीम कर लेते हैं, ये बतौर ख़ास मैं एजाज चौधरी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि सिस्टर्स डे अगर ये वैलेंटाइन डे मगरबी तहजीब का चरबा या उस रिवायत का हिस्सा है, तो उसकी वजह से इसकी मुखालफत की जा रही है। तो ये सिस्टर डे का कॉन्सेप्ट किधर से आ गया इस्लाम में?